Jai Hind and welcome friends to this informative skill building session of research editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. The design of today's session will be a bit different because we have taken here two different articles from two different newspapers having the same subject. As you can see on the screen, both the articles are differently color coded. The blue colored article is being published in today's The Hindu, and the red color article is being published in today's Times of India. Both have the same subject. Despite of having same subject, the content of both the articles are different. Both talks about different spheres of the same subject. So we thought to combine it together to present it more beautifully. अगर विषय संबंधी बात करें इन मुद्दों की, तो दोनों ही मुद्दे जो है वे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस से संबंधी है, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी नेबर पॉलिसी के साथ संबंधी है। दोनों का जैसे विषय कॉमन है, वैसे ही दोनों का जो आधार है, दोनों आर्टिकल के, दोनों लेख कह लीजिए या दोनों संपादकीय लेख कह लीजिए, इन दोनों का आधार भी कॉमन है। और ये आधार जो है वो है वर्चुअल मीट बिटवीन इंडियन पीएम and his Bangladeshi counterpart, which means a virtual summit between Indian Prime Minister Narendra Modi and his Bangladeshi counterpart Mrs. Sheikh Hasina Wajed। दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जो वर्चुअल समिट हुई है, उसको आधार लेकर दोनों ही लेख लिखे गए हैं। मगर इसमें जैसे मैंने बताया कि जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। समझते हैं, पहले यहाँ ब्रीफली समझ लेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, फिर उसके बाद हम लोग हमारी जो यात्रा है यह लेख की वो आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड एंड नेबर नामक जो लेख है, इसमें भारत वो बांग्लादेश के संबंध क्यों अच्छे होने चाहिए, उसके तथ्यों पर चर्चा हुई है कि भारत को क्यों बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहिए, भारत को क्यों बांग्लादेश को जो है साथ में लेके अपनी जो नीतियां हैं वो बढ़ानी होगी, भारत को क्यों बांग्लादेश से सुलह करना होगा या अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे, इत्यादि मुद्दों पर यह लेख में बात की गई है। मगर जो बांग्ला कनेक्ट नामक टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है, उसमें किस किस क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सहयोग है वो बढ़ सकता है, जो सहयोग है वो सुदृढ़ हो सकता है, उसकी यहाँ बात की गई है। ठीक है, तो दोनों के सब्जेक्ट एक होकर भी दोनों का जो कंटेंट है वो एक नहीं है, वो अपने आप में ही एक अच्छी बात है। तो हमने दोनों ही लेखों का जिक्र किया। हम लोग पहले देखेंगे बाय टेकिंग दिस आर्टिकल एज ए रेफरेंस कि भारत और बांग्लादेश के संबंध क्यों अच्छे होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का रेफरेंस लेते हुए देखेंगे कि किन किन क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध जो है वे अधिक सुदृढ़ हो सकते हैं, अधिक अच्छे हो सकते हैं। देखते हैं, सर्वप्रथम लेख की तस्वीरें देख ले। आज तो दोनों लेख की तस्वीरें देखनी है हमें, क्योंकि दो लेख एक साथ ही हम लोग देख रहे हैं। तो दिस इज फ्रॉम द हिंदू एंड दिस इमेज इज फ्रॉम टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया। दोनों ही लेख बेनाम है, दोनों ही राइटर का नाम हमें नहीं मालूम है, मगर इसमें जो माहितियां जो दी गई है उन लोगों के द्वारा वो थोड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, फायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे मैंने बताया आपको कि आज की डिजाइन जो है वो हमारी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। तो देयर इज नो कंक्लूजन, देयर इज नो हाईलाइट, देयर इज नो रिसर्च्ड कंटेंट। हम लोग यह दोनों लेख को एक साथ करके एकदम मौलिक रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उसकी बांग्लादेशी समकक्ष मिस शेख हसीना वाजेद के बीच में वर्चुअल बैठक हुई, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी का। ये हमारी साइड से बहुत ही अच्छा बयान आया है, और यहाँ से भारत की सरकार की जो भावी नीतियाँ हैं वो कैसी होंगी उसके विचार भी हमें यहाँ मिल सकते हैं, या उसके जो आइडिया है उसका वो हमें यहाँ से मिल सकता है। अगर भारत बांग्लादेशी संबंध की बात करें तो हमें मालूम ही है कि 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस
के तौर पर मनाते हैं। और 2020 का जो विजय दिवस था वो 50वां विजय दिवस था। इट वॉज 50th डे। हालांकि 50वां वर्ष जो है वो 2021 की 16 दिसंबर को पूर्ण होने वाला है, मगर यह दिन जो है यह 50वां था, इसमें कोई शंका नहीं है। और हमें मालूम है कि 1971 की जो वॉर थी, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की वॉर, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसमें भारत ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। भारत के सशस्त्र दलों ने भी अच्छी भूमिका निभाई। भारत के जो राजनीतिक नेतृत्व था या थे उस समय, उन लोगों ने भी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से 1971 से बांग्लादेश का जन्म हुआ। फिर आज दिन तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश के बीच में कई प्रकार के तनाव रहते हैं, जिसमें एक सामान्य सा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो इसी वर्ष के पहले 6 महीने में फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 भारत बांग्लादेश की इंटरनेशनल सीमा जो है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, उस पर लगभग 30 लोगों को मार दिया गया। 30 लोगों के आसपास। ये सब बंगाली थे और भारत में अवैध रूप से घुसने की फिराक में थे। तो हमारे सशस्त्र दलों ने इन लोगों को मार गिराया। ये बांग्लादेशी थे। तो अब इसकी असर जो है वो बुरी पड़ेगी बांग्लादेशी नेतृत्व के ऊपर, वहां के प्रशासन के ऊपर। यह आंकड़ा दरअसल हमें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन लोगों के पास से मिला है। उन लोगों के द्वारा हमारी सीमा पर, भारत बांग्लादेशी सीमा पर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही है। तो ये एक सरल सा एग्जाम्पल है, अच्छा सा एग्जाम्पल है, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव जो है वो रहता है, कई मुद्दों पर रहता है। ये एक दो मुद्दे की बात नहीं है, मगर कई मुद्दों पर रहता है। अगर दूसरी बात करें दूसरे मुद्दे की, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये दो मुद्दे भी बंगालियों को परेशान कर सकते हैं, जो अवैध रूप से भारत में जो है अभी रहते हैं। तो इन दो मुद्दों को भी शेख हसीना ने अननेसेसरी कहा था कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यह फिजूल की बातें हैं या यह फिजूल के कदम है भारतीय सरकार के। ऐसा शेख हसीना ने इस मुद्दों के संदर्भ में कहा था जब उनको पूछा गया। ठीक है, तो कई सारे ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध है वे तनावग्रस्त है, तनावपूर्ण है। लेखक के द्वारा इस तनाव को हमें हटाना होगा। इस तनाव को हमें हटाकर भारत और बांग्लादेश को जो है एक दूसरे के करीब आना होगा, एक दूसरे के संबंध जो है वे सुदृढ़ बनाने होंगे। दूसरी बाजू अगर चाइना की बात करें तो चाइना सेम पॉलिसी खेल रहा है बांग्लादेश के साथ भी, जो उसने पाकिस्तान के साथ खेली है, जो उसने आप कह लीजिए तिब्बत के साथ खेली है, वो श्रीलंका के साथ खेल रहा है, वो नेपाल के साथ खेल रहा है। मेंटल रिवॉल्यूशन, पैसों को बहा के उस प्रदेश में, उस देश में पैसों को बहा के वहाँ के लोगों का जो मानस है उसमें परिवर्तन लाना, मानसिक क्रांति करना, चाइना के तरफी बनाना, वहाँ की आवाम को, किसी भी देश विशेष, किसी भी राष्ट्र विशेष की आवाम को चाइना के तरफी बनाना, ये काम भी चाइना जो है वो बांग्लादेश में बहुत ही तेजी से कर रहा है। इट्स एक्चुअली डूइंग एट अल्ट्रासोनिक स्पीड। तो ये एक अपने आप में ही गंभीर मुद्दा है। तो इसी गंभीरता को लेखक ने बोला है कि इसी गंभीरता को भारतीय सरकार को जो है ध्यान में लेना होगा और अपनी जो टाइज है, अपने जो द्विपक्षीय संबंध है बांग्लादेश के साथ, वे और गाढ़ बनाने होंगे, वे और सुदृढ़ बनाने होंगे। 2016 में आई थिंक चाइना ने $24 बिलियन का एक प्रोजेक्ट रखा था, जिसके तहत वो बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करेगा, बांग्लादेश में बेसिक एमिनिटीज जो है वो बढ़ाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में सब कुछ आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, कनेक्टिविटी आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश चाइना तरफी हो सकता है, समय के किसी भी बिंदु पर हो सकता है। और हम तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में बसते हैं
कि बांग्लादेश अकेला ही हमारा अच्छा मित्र है आज के समय। है, भूटान है, नेपाल भी है, मगर भूटान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम है, उसकी ताकत जो है वो बहुत ही कम है, तो वो इतना नोंदनीय नहीं है। हमारा मित्र बिल्कुल है, जरूर मित्र है, मगर नोंदनीय नहीं है, क्योंकि इतना विशाल नहीं है, इतना बड़ा नहीं, यानी कि प्रभावशाली नहीं है। वाइल बांग्लादेश जो है वो खासा बड़ा है, तो वो प्रभावशाली है, पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव जो है वो डाल सकता है। तो वो भारत का दोस्त बने रहे, उसमें भारत का फायदा है, आवश्यक फायदा है। डिफेंस फायदा ही नहीं, बांग्लादेश के साथ भारत को आर्थिक फायदा भी है, तो ये भी देखना होगा हमें। और ये सब देखने के बाद हमारे दोनों के जो टाइज है, जो दोनों के देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको फर्दर बूस्ट करना होगा, उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। देखिए, ये सब बात हुई एक्सटर्नल फैक्टर्स की बांग्लादेश के संदर्भ में, मगर इंटरनल फैक्टर्स हम देखें बांग्लादेश के संदर्भ में, तो जो शेख हसीना है, मिसेस शेख हसीना, वो दरअसल आवामी लीग की है। जो हाल ही में सत्ता पर है। आवामी लीग ने जमात ए इस्लामी को हराकर सत्ता से बाहर फेंक दिया है, शासन से बाहर फेंक दिया है। और ये जो जमात ए इस्लामी है, ये प्रो पाकिस्तानी है, प्रो पाकिस्तानी। और अब आवामी लीग हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश में शासन कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह शासन जो है वो थोड़ा दुराचारी है। शेख हसीना का शासन बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट बांग्लादेशियों का सोशल स्टेटस आवामी लीग के इस शासन में बढ़ा है, शेख हसीना के नेतृत्व में बढ़ा है। तो वो कोई शंका की बात ही नहीं है, वो कोई संदेह की बात ही नहीं है। मगर आवामी लीग का प्रशासन के ऊपर इतना प्रभाव होने के बावजूद भी कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे अलगाववादी तत्व है, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स है, जो अपना माथा बांग्लादेश में उचक रहे हैं। जिसमें सर्वप्रथम है हिफाजत ए इस्लाम। ये जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स है पूरे बांग्लादेश में, उन लोगों को शेख हसीना का जो अच्छा सुशासन है वो हजम नहीं हो रहा है, वो उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो उसको स्वीकार नहीं पा रहे हैं। तो इसी की वजह से वे लोग बांग्लादेश में एक अशांत वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही कोशिश के अंतर्गत यह हिफाजत इस्लाम नामक एक गुट जो है वह जन्मा है। यह गुट क्या करता है, यह आवामी लीग की जो नीतियां है, या आप कह लीजिए पॉलिसीज कह लीजिए, उसका विरोध करता है, उसको अपोज करता है। ठीक है, और बोलता है कि भाई अब जो इस्लाम में जो कहा गया है उतना ही करो, आप फिजूल की डेवलपमेंट की, आप फिजूल की विकास की बातें जो है वो मत किया करो। मगर फिर भी जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है वो फर्म है और बोल्ड है, तो उन लोगों ने कह दिया कि भाई सरकारी नीतियां जो है वो तो चलती रहेगी, और अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो आपको भी हिरासत में लिया जाएगा, वो उन लोगों ने कह दिया है। मगर हमें यह देखना है भारत की ओर से कि ये ऐसे प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स जो है वो बांग्लादेश में उसका उद्भव और विकास ना हो। ठीक है, एक बार अगर उद्भव हो गया तो फिर भी उसका विकास ना हो पाए, वो हमें सुनिश्चित करना होगा। और यह सुनिश्चित करने के लिए हमें शेख हसीना की जो डेवलपमेंटल पॉलिसी है, जो डेवलपमेंटल नीति है, उसका हमें साथ देना होगा, उसको हमें सहयोग प्रदान करना होगा, तभी ये बात पॉसिबल होगी। अगर हम लोग उसकी डेवलपमेंट पॉलिसी को नकारेंगे, उसका ओपोज करेंगे, उसका विरोध करेंगे, देन दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इन बांग्लादेश, देयर वॉइस विल ग्रू मोर अगेंस्ट सिटिंग बांग्लादेशी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर भारत को बांग्लादेश का साथ अनिवार्यता से देना ही होगा। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें कि यह नीतियों को खारिज करता है, आवामी लीग की नीतियों को, तो इसका एक एग्जाम्पल है कि आवामी लीग बंग बंधु मुजीबुर रहमान, जिसे हम लोग जानते हैं
एज ए फादर ऑफ बांग्लादेश जानते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश बंधु, बांग बंधु मुजीबुर रहमान को आप फादर ऑफ बांग्लादेश की जो उपाधि है वो उसे ना दे, ठीक है, उसे फादर ऑफ बांग्लादेश की तरह उसे प्रमोट ना करे, उसके कहीं स्टैच्यू ना लगाए, क्योंकि वे इस्लाम में जायज़ नहीं है। इट्स नॉट लीगल इन इस्लाम टू इरेक्ट अ स्टैच्यू, ठीक है। तो ऐसी कुछ नीतियों की वजह से यह गुट जो है वो आवामी लीग का निरंतर विरोध करता रहा है। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार जो है वो भी फर्म है, वो भी बोल्ड है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई आपकी मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ सरकार आवामी लीग की है, तो यहाँ नीतियाँ भी आवामी लीग की ही चलेगी, और वे नीतियाँ जो है वो बेशक विकास के लिए कार्यरत होगी। तो दिस वाज ऑल दैट व्हाई इंडिया एंड बांग्लादेश नीड्स टू कम टुगेदर, नीड्स टू कम मोर क्लोजर एंड नीड्स टू बी मोर स्ट्रोंगर। तो ये उसकी रूपरेखा है। अगर सेक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से सेक्टर्स में भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग बढ़ना चाहिए, तो कई सारे सेक्टर्स हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप इज हैविंग ए इमेंस पोटेंशियल, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के संबंध के भीतर एक बहुत ही, आप कह लीजिए, एक बड़ा अवकाश है दोनों देशों के विकास के लिए, दोनों देशों की प्रगति के लिए। तो उसे हमें बूस्ट करना है, और उसके तहत हमें सेक्टोरल जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट करना होगा। उसको पहले आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना होगा, और एग्जीक्यूट करते करते हमें उसको बूस्ट करना होगा। तो उसमें सर्वप्रथम सेक्टर रहेगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स के बाद हम लोग कह सकते हैं कि कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर के बाद अगर हमें कहना है तो हम लोग कह सकते हैं कि मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन के बाद अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट। ये क्षेत्र भी ऐसा है जिसमें हम लोग भारत और बांग्लादेश का जो सहयोग है उसे हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। और यहाँ और एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कह लीजिए, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें भारत और बांग्लादेश साथ मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बांग्लादेश में भी काफ़ी अच्छे रिजर्व्स है, तो हम उस रिजर्व्स को चैनलाइज कर सकते हैं रिफाइनिंग के लिए भारत में, जिससे भारत में रोजगारी सृजन होगा, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत का जीडीपी बढ़ेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। उसके बाद कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। एज वी ऑल नो, बांग्लादेश इज लोकेटेड ऑन द रिच डेल्टा रीजन, इट्स अ डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ऐसे अच्छे प्रदेश में जहाँ खेती, जहाँ कृषि जो है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में हो सकती हो, बहुत ही अच्छे पैमाने पर हो सकती हो, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्रीकल्चर भी एक पोटेंशियल है, जिसके तहत दोनों देशों के संबंध जो है वे फर्दर बूस्ट हो सकते हैं। उसके बाद मिलिट्री कोऑपरेशन तो है ही है, मिलिट्री कोऑपरेशन तो नया नहीं है, हम लोग 1971 के पहले से ही करते आए हैं। जब मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना ने ट्रेनिंग दी थी, उन लोगों को ट्रेंड सोल्जर्स बनाया था पाकिस्तानी भेड़ियों के सामने लड़ने के लिए, ठीक है। तो मिलिट्री कोऑपरेशन तो वहां से ही है, मगर वर्तमान कई सारे पहलू खुले हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी का जिक्र कर सकते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी का जिक्र कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मुद्दा है, अच्छा विषय है जिसमें दोनों देशों के संबंध फर्दर डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, कनेक्टिविटी है, और साथ ही में इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाए जा सकते हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश को भी अच्छा लगेगा, वो भी भारत तरफी जो है थोड़ा सा होगा। इसमें अगर बात करें तो BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है which can actually counter the increasing dominance of China into the entire region.
ठीक है, तो चाइना को रोकने के लिए, उसको धक्का देने के लिए हम लोग यह संगठन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें भारत भागीदार है, बांग्लादेश भागीदार है, भूटान है और उसके साथ साथ नेपाल है। Along with that, from the transport view, we can develop road connectivity, we can develop rail connectivity, and we can develop inland waterways too. या कह लीजिए मात्र वाटरवेज, क्योंकि दोनों देश आएंगे तो इनलैंड नहीं रहेगा, वाटरवेज। ठीक है, तीनों को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें से जो रेल लिंक है, और मैं एक रेल लिंक का नाम आपको बताऊं स्पेसिफिकली, चिलाहती टू हल्दीबारी रेल लिंक, चिलाहती टू हल्दीबारी रेल लिंक बहुत ही पुरानी रेल लिंक है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यह बंद कर दी गई थी, बिकॉज इट वॉज देन ईस्ट पाकिस्तान, इट वॉज नॉट बांग्लादेश एज नाउ। ठीक है, तो पाकिस्तान के द्वारा 1965 की युद्ध से यह पूरी रेल लिंक बंद कर दी गई है, जो आज दिन तक बंद है। तो इसको शुरू अगर हम करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है वे सुदृढ़ होंगे, कल्चरल टाइज अच्छे होंगे, एक्सचेंजेस अच्छे होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड होता है, जो मीडियम होता है, वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी होता है। अगर हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो रिवोल्यूशन लाने वाले जो फैक्टर्स थे, उसमें से कनेक्टिविटी एक बहुत ही अहम फैक्टर था। उसमें से रेल जो थी वो बहुत ही अहम फैक्टर थी, बिकॉज इट एक्चुअली एक्सचेंज्ड द आइडिया of the people of all around the India, because they were able to travel from one place to the other, they were able to share their opinion, they were able to share their thoughts, plus it also fueled the emotion of integrated India, one India, the emotion of a nation. So by various means the connectivity is important to boost the ties between two nations. ठीक है, तो उसी के तहत रोड, रेल और वाटरवे की कनेक्टिविटी हो सकती है, इसमें पोटेंशियल है और हमें करनी भी चाहिए, जिसमें से हमने एक रेल लिंक का नाम लिया। उस रेल लिंक को चालू करवाने से हमारा जो रिलेशन है उसमें बूस्ट मिल सकता है, ये बात तय है। उसके बाद अगर देखें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो एक एग्जांपल हमें लेना हो तो ट्रांस बॉर्डर एलिफेंट कंजर्वेशन, कई सारे मुद्दे हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कई सारे मुद्दे हैं। तो हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के स्पीयर में भी दोनों देशों के बीच में संबंध जो है वे सुदृढ़ बना सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आज के समय एक होकर, भारत और बांग्लादेश एक होकर चाइना के खतरे को टाल सकते हैं, पाकिस्तान के खतरे को टाल सकते हैं और पूरे रीजन में, पूरे प्रदेश में शांति कायम कर सकते हैं, शांति बनाए रख सकते हैं। सो यह दो लेखों ने हमें बहुत कुछ जानने को दिया। एक लेख ने हमें बताया कि भारत और बांग्लादेश के संबंध क्यों अच्छे होने चाहिए, जिसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे हमने, प्लस कुछ इंटरनल बांग्लादेशी पॉलिटिक्स के भी फैक्टर्स देखे। उसके बाद जो दूसरा लेख था उसमें बताया गया था कि कौन कौन से सेक्टर्स है कि जहां भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है वे अति सुदृढ़ हो सकते हैं या अधिक सुदृढ़ हो सकते हैं, जिसका जिक्र हमने यहाँ किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले विषय के साथ, अगले लेख के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।